बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुई हिंसा के बाद कंडीशन यह है कि कर्फ्यू लगाया गया है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में 3 उपद्रवियों की मौत की खबर है, जबकि पथराव में 100 से ज्यादा घायल हुए हैं लोगों की। जहां हल्द्वानी में भारी सुरक्षा के बीच कंट्रोल की खबर तो आ रही है, लेकिन आज एहतियातन शैक्षणिक संस्थान स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए आप इस तरीके की तस्वीरें, कल रात की तस्वीरें, जहां किस तरीके से ये आग भड़कती हुई आप देख रहे हैं। आज स्कूल बंद किया गया है एहतियातन। तो देखिए हल्द्वानी में दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने में तोड़फोड़ की, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़, आगजनी से पूरा थाना तबाह है और अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जिस तरीके की कंडीशन है ये कौन सी लोकेशन है, क्योंकि इस पूरे जगह के सूरत हाल में बहुत ज्यादा बदलाव है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को आज उस वक्त हिंसा भड़क गई जब यहां 2 एकड़ सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। भीड़ इतनी उत्तेजक थी कि उसने बनभूलपुरा थाने में आग लगा दी। बाहर खड़ी सारे वाहनों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। पूरे इलाके में हिंसा और उपद्रव मच गया। आप तस्वीरें देखें किस तरह से जो वाहन थाने के बाहर खड़े थे उन सभी में आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। यहाँ पर बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था बनभूलपुरा थाना। एसएचओ का कमरा है, नीरज भाकुनी का बोर्ड लगा हुआ है और भीतर आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ की गई है और पूरा जो थाना है, पूरे थाने को पूरी तरह से आग के हवाले किया गया है और चारों तरफ तोड़फोड़ की गई है, हिंसा की गई है। ये एसएचओ का रूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो कमरा है उसको तोड़ दिया गया। सारे के सारे जो कांच लगे थे इन सबको तोड़ दिया गया। थाने का जितना भी सामान था, जो कागजात थे, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और पुलिसकर्मी अब यहाँ पर तैनात हैं, मौजूद हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपद्रवी को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। थाने के बाहर लगे ट्रांसफार्मर को सबसे पहले आग लगाई गई है, जिसकी वजह से थाने में जो लाइट है वो भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा जो थाना है उसका जितना सामान है वो सबको तोड़ दिया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये गुमशुदा लोगों की तस्वीरें हैं जो थाने में रिकॉर्ड के तौर पर दी जाती हैं। उन सबको भी यहाँ पर फाड़ दिया गया है। कई सारी तस्वीरें, कई सारा रिकॉर्ड जो है थाने का जला दिया गया है। आपको कंट्रोल रूम की तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह जो थाने का कंट्रोल रूम होता है उसमें तोड़फोड़ की गई है, उसमें आगजनी की गई है। ये अंदर की ओर जो रास्ता जाता है, यहाँ पुलिस का कंट्रोल रूम है, इस थाने का कंट्रोल रूम है और यहाँ से जो भी गतिविधियाँ होती हैं कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट की जाती हैं। आप देखिए किस तरह से जो कंप्यूटर हैं, ये CPU हैं, इनको जला दिया गया है और पूरा जो कंट्रोल रूम है आप देख सकते हैं पूरा काला हो गया है धुएं से। पूरी तरह से ये पूरा कंट्रोल रूम काला हो गया है। जो मॉनिटर हैं, जो सारे उपकरण हैं, उन सभी को आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर पथराव भी किया गया है और पूरी तरह आप देख सकते हैं जो कंट्रोल रूम है उसको जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये बनभूलपुरा थाने के भीतर की तस्वीर है। आप सोचिए दंगाइयों का मनोबल कितना ऊंचा था कि उन्होंने थाने के भीतर आकर के चारों तरफ तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त पुलिसकर्मी उन्हीं फायरिंग के जो राउंड्स हैं उनकी तलाश कर रही है, उन खोखों की तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिस के लोग हैं लगातार तलाश कर रहे हैं जो फायरिंग थाने पर की गई है और चारों ओर आप देख सकते हैं आगजनी की गई है, चारों ओर पथराव किया गया है, उपद्रव तांडव पूरा कह सकते हैं किया गया है यहाँ पर। और इस वक्त ये पुलिसकर्मी जो है यहाँ अपने मोबाइल के जरिए, चूँकि रोशनी कम है तो यहाँ मोबाइल की टॉर्च के जरिए खोखे तलाश किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ पर फायरिंग की गई और इन सबूतों को तलाश करके इन दंगाइयों के खिलाफ जो केस है उसको मजबूत बनाया जाएगा। उसकी तहत ये कवायद यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आम चुनाव में जमाते इस्लामी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है जमाते इस्लामी के चीफ सिराज उल हक चुनाव हार गए हैं। JUIF चीफ मौलाना फजर उल रहमान भी चुनाव हार गए हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जनता ने जो जनादेश दिया है, वोटों की गिनती के साथ
कुछ तस्वीरें साफ हो रही हैं, लेकिन सियासत की सत्ता पर काबिज कौन होगा ये साफ होना बाकी है, क्योंकि देखिए कौन कौन पीछे चल रहा है इसकी भी खबर मिलनी शुरू हो गई है। जमाते इस्लामी के चीफ हैं सिराज उल हक, वो चुनाव हार गए हैं। JUIF के चीफ मौलाना फजल उर रहमान भी चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में पिछले 13 घंटे की मतगणना के बाद पाकिस्तान की सियासत के कई दिग्गजों की हार का खतरा उन पर मंडरा रहा है। नवाज शरीफ पर हार का खतरा है, शहबाज शरीफ पर भी चुनाव हारने का संकट है। मरियम नवाज जीत सकती हैं चुनाव, बिलावल भुट्टो भी जीत सकते हैं चुनाव, लेकिन इस तरीके से 2 बड़ी सीटों पर आप नजर डालिए। पाकिस्तान में पिछले 13 घंटे से मतगणना और जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम है, इसी बीच कौन आगे कौन पीछे ये भी हम आपको बताते चले। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में गुरुवार को वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना और करीब 13 घंटे की मतगणना के बाद पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों पर सस्पेंस। चुनाव आयोग ने कहा न्यूज चैनल पर चल रहे नतीजे गलत हैं। शुरुआती रुझान में इमरान समर्थक आगे चल रहे थे। PTI नेताओं का दावा, अगली सरकार हम बनाएंगे। इमरान जेल में हैं तमाम वो समर्थक बिना सिंबल के, क्योंकि चुनाव आयोग ने अवैध करार दिया पार्टी को, सिंबल नहीं था। और ऐसे में जो इमरान समर्थित तमाम प्रत्याशी मैदान में थे, उनकी बढ़त की खबर। बड़ी खबर यह है कि वोटों की गिनती के बीच पाकिस्तान चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग पर आरोप इमरान समर्थित उम्मीदवारों ने लगाया है। वोटों की गिनती को धीमा करने का आरोप लगाया है। शुरुआती रुझान में इमरान के समर्थक आगे चल रहे थे। खबर ये आई थी कि लगभग 125 सीटों पर समर्थक जितने उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त है। उसके बाद से आरोप ये लगाया गया कि वोटों की गिनती धीमी कर दी गई। इमरान समर्थितों का आरोप यही है कि धांधली के लिए ये रफ्तार कम की गई है। मतगणना शुरू होने के 13 घंटे बाद भी पाकिस्तान में अब तक रिजल्ट नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं है, जबकि तैयारी थी 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद ही रुझान आएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, जहां पाक में PTI समर्थकों पर टॉर्चर शुरू होने की खबर मिली है। जैसे ही ये खबर आती है कि PTI इमरान खान की पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त है, बढ़त के बाद किस तरीके की तस्वीर है वो भी आपके सामने है। मॉडल टाउन इलाके में RO ऑफिस पर हमले की खबर, और ये वो समर्थक का वीडियो भी आप देख रहे हैं। PTI समर्थक, इसके बढ़त की खबर थी और उसके बाद टॉर्चर का आरोप लगाया गया। बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं छोटे चौधरी की, मतलब जयंत चौधरी की। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी का पाला बदलने का जो मसला है, जो खबरें हैं, पिछले 72 घंटे से वो चर्चा में है। तेजी से बदलते घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूपी में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को जयंत की कितनी जरूरत है, और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले जयंत क्यों बीजेपी में जाना चाहते हैं। इन तस्वीरों में यूपी पुलिस की लाठियां किसी और पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी पर बरस रही थी। जयंत चौधरी को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तस्वीरें करीब 3 साल पहले अक्टूबर 2020 की है, जब जयंत उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप पीड़िता से मिलने गए थे, लेकिन उन पर हुए लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हेडलाइन बन गई थी। बाबा ये कहते दावा करते कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी। बाबा यही तो कहते हैं और कुछ नहीं कह रहे कि हमने गुंडों को भगा दिया।
मैं भी गुंडा था क्या जब मैं हाथरस गया था? बाबा के नजर में मैं गुंडा हूं क्या? तब यूपी में घूम घूम कर जयंत चौधरी सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैं गुंडा हूं जो मुझ पर लाठियां चलवाईं। अब आप कहेंगे कि 3 साल पुरानी इन तस्वीरों की बात क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है, उसमें फिर से ये तस्वीरें वायरल होने लगी हैं और पूछा जा रहा है कि क्या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले अब दोस्त बनने वाले हैं? कार्यकर्ता आप जैसे हैं हमारे साथ। सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक। योगी जी की तरफ से एक सिपाही मुझे मिल जाता है, मैं उसे कहता हूं भाई तो छुट्टी कर। जयंत चौधरी को लेकर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सस्पेंस को और हवा तब मिली जब जयंत चौधरी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसके बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया जिसमें पार्टी ने अपने नेताओं को मीडिया में बयान देने से मना करने का निर्देश जारी किया। पोस्ट में लिखा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जयंत चौधरी के हर फैसले के साथ है। पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई नेता अगली सूचना तक मीडिया में बयान न दे। अब समझिए, राजनीति में इतनी बातें तो तभी होती हैं जब कहीं कुछ पक रहा होता है, मतलब कहीं न कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10-20 सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे। एनडीए में हमको 2 भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। तो कौन हारने के लिए लड़ाया? लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। हर नेता हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे? बैठ के खाली चिल्लाएंगे। पहले तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता डंके की चोट पर कहते रहे कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी जी बहुत मैच्योर इंसान है। उनकी लड़ाई देश के कम्युनलिज्म से है और वो कितनी लालच देंगे, लालच में ना आके वो अपने उसूलों पे बंधे हुए रहेंगे। उन तमाम ताकतों को मजबूत करेंगे जो देश को एक रखना चाहते हैं। हमें अभी भी ये उम्मीद है कि जयंत जी साथ रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एबीपी न्यूज पर जो बयान दिया, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि बीजेपी से डील डन हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। पश्चिमी यूपी में देखा रहा है, आरएलडी का भी संशय की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही बीजेपी को चला गया। तो सवाल ये है कि जाटों के नेता जयंत चौधरी को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है या फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जयंत की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? कौन किसके लिए कितना जरूरी है, इसका जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले जरा जयंत चौधरी के निजी और राजनीतिक पारी की हम बात कर लेते हैं। श्री जयंत चौधरी, I, Jayant Chaudhary, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. राज्यसभा सांसद के तौर पर जयंत चौधरी ने ये शपथ जुलाई 2022 में ली थी और अपनी शपथ उन्होंने अंग्रेजी में ली थी। 45 साल के जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोक दल की कमान संभाले हुए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ। किसी किसान को फायदा है क्या इस फैसले से? आप क्या समझते हो, जानबूझ के ही तो हो रहा है काम? ये देरी क्यों हो रही है? सरकार की जानकारी नहीं सरकार को? मंत्री होने से मुझे बहुत उपहार आजकल मिलते हैं, लेकिन एक उपहार किसान ने मुझको दिया है, इससे ज्यादा उपहार, इससे ज्यादा उपहार। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह यूपी में किसानों के बड़े नेता माने जाते थे। अजीत सिंह भारत सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार सांसद भी चुने गए। किसानों के हितैषी है, किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला, अभी भी 1600 करोड़ बाकी है।
तो भैया एक खराब सपने देखना बंद करो, सपने में फिर चौधरी साहब को याद करो और उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार बनाने का काम करो। जयंत चौधरी उस परिवार से आते हैं जिसका यूपी और देश की राजनीति में दबदबा रह चुका है। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और एक बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के मुद्दों को सबसे आगे रखा। पिता की किसान राजनीति को बेटे अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया और अब चौधरी परिवार में ये सारा दारोमदार छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी के कंधों पर आ चुका है। जयंत चौधरी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बॉक्सर सफेद कुर्ते पायजामे में किसानों से बात करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में जन्म लेने वाले जयंत चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ले चुके हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी को जयंत की ज्यादा जरूरत है या फिर जयंत को बीजेपी की? तो चलिए जवाब जयंत से ही शुरू करते हैं। दरअसल जयंत के सामने अपनी पार्टी के राजनीतिक वजूद को बचाने की चुनौती है। पिता की मौत के बाद ये जयंत चौधरी का पहला लोकसभा चुनाव है। 15 साल पहले साल 2009 में मथुरा सीट से चुनाव जीतकर जयंत पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। – 2012 में जयंत मथुरा की मांड विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जयंत चौधरी ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। किसान नेता कैसा हो? जयंत चौधरी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? जयंत चौधरी जैसा हो। बस इसी बात में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने का पूरा मर्म छिपा हुआ है। 2014 और 2019 दोनों बार लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी अपने गढ़ में हारे थे, यानी पश्चिमी यूपी की बागपत जैसी वो सीटें जहां राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा रहा है। जबकि 2009 में जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तब आरएलडी ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी। 2014 में आरएलडी ने कांग्रेस और महान दल के साथ चुनाव लड़ा और आरएलडी एक भी सीट नहीं जीत पाया। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने एसपी-बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल खाता तक नहीं खोल पाया था। एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में आरएलडी के समर्थकों से बात की और जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को लेकर सवाल किया। तो सुनिए क्या जवाब मिला। 2017 में उन्होंने देख लिया क्या उनका क्या रुख था, 2022 के चुनावों में उन्होंने देख लिया और अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। दोनों दल आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का लाभ जरूर मिलता है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर समर्थकों के बीच मिलीजुली राय है, लेकिन समर्थक भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि जयंत के पास दूसरा कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदाबाद! जिंदाबाद! तो लोगों की राय तो सामने आ रही है, लेकिन क्या कहना है छोटे चौधरी का, ये पत्ते अभी साफ नहीं है, सामने नहीं है। मतलब जयंत चौधरी जिस जाट समाज की राजनीति करते हैं, आरएलडी का उसमें बेस्ट स्कोर बीजेपी के साथ ही आया है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 15 साल के आंकड़े इसी बात पर मुहर लगाते चले आए हैं। अब 2024 के चुनाव के पहले जयंत के सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है और अब आगे वो क्या करते हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। क्या आपको इस बात का भी डर है कि कहीं एक मंच साझा करने से, योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करने से कहीं ना कोई राजनीतिक नुकसान? नहीं, वो कोई भूत है क्या, मैं डरूं उनसे? मैं सेंट्रल हॉल जाऊंगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता होते हैं। ऐसी आज की वो तारीख नहीं कि हम राजनीतिक अपने जो है घेरे में रहे। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। यहाँ कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाएं, कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुके जयंत चौधरी बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं, लेकिन बीजेपी जयंत का बाहें फैलाए स्वागत क्यों करेगी? इस जवाब के लिए पहले प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में दिया ये बयान सुनिए। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार ले जाने के लिए और बीजेपी को 370 सीटें जिताने के लिए एक एक ईंट से दीवार खड़ी की जा रही है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और बीजेपी इस बार मिशन 80 का प्लान लेकर चल रही है, लिहाजा किसी भी हाल में 2019 वाला नतीजा पश्चिमी यूपी से नहीं चाहती। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती दिखाई देती है। नमस्कार, मैं श्रीलता हूं और लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जंग है वो तेज हो गई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उसके बाद मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के 10 सालों का श्वेत पत्र जारी कर दिया। श्वेत पत्र के जरिए ये कहा गया कि यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां औसत दर्जे की थी। मोदी सरकार को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ब्लैक पेपर रिलीज किया। हालांकि ब्लैक पेपर को पीएम मोदी ने काला टीका कहकर खारिज कर दिया। सवाल है कि चुनाव के पहले श्वेत श्याम सियासत का वोटिंग पर क्या वाकई असर पड़ेगा? गंगा के दक्षिण तट पर बसा बिहार का वो शहर जिसका जिक्र महाकाव्यों और पुराणों में, जिसे कभी चंपावती कहा गया, कभी भगवतपुरम के नाम से पुकारा गया, तो अब भागलपुर के नाम से जाना जाता है। सिल्क नगरी के नाम से विख्यात भागलपुर का एक सिरा पहाड़ को छूता है तो दूसरा मैदानी इलाकों को। शिक्षा, राजनीति और व्यापारिक केंद्र के तौर पर मशहूर इसी भागलपुर का सियासी मिजाज समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची है। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। जी हाँ, सियासत का भी कुछ यही हाल होता है कि जब मतदान होता है तो तमाम जिम्मेवारियां सरकार चुनने की तो मतदाताओं पे आता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार सरकार चुन ली जाती है तो लोग तमाम लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। इस वक्त हम बिहार के भागलपुर में मौजूद हैं। जी हाँ, सिल्क नगरी भागलपुर, और यहाँ आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में भागलपुर के लोगों के लिए क्या होंगे वो अहम मुद्दे जो दिल्ली की सरकार चुनने में सबसे आगे होंगे। अपने गौरवशाली अतीत पर इतराने वाले भागलपुर के दामन में फूल भी हैं और शूल भी। बिहार का ये वो जिला है जिस पर लगा दंगों का दाग 35 बरस बाद भी डरा देता है। 80 के दशक के सबसे आखिरी साल में सबसे स्याह सच से साक्षात्कार करने वाले भागलपुर के उसी ततारपुर में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, जहां दंगों की चिंगारी सुलगी थी। इस वक्त लोगों के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर में, और ये भागलपुर का ततारपुर इलाका है। सन 89 के वो दंगे आज तक भागलपुर के लोग भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब माहौल चुनावी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास है। दावे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के साथ आएगी। क्या लग रहा है आपको कि ये जो 2024 का चुनाव है इसमें मुद्दे क्या होंगे? इसमें मुद्दे तो दो तरह के मुद्दे होंगे। एक तो मुद्दा होगा राजनीतिक मुद्दा और एक होगा धार्मिक मुद्दा। आप जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं? तो नहीं, दोनों जनता, राजनीतिक में भी जनता है और धर्म से जुड़े हुए भी जनता है। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ,
अब वहाँ भी लोग नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर ये दिल में एक चोट तो लगती होगी। नहीं, मुसलमानों के दिल में कोई चोट नहीं है, सच पूछिए तो ये उन्हीं ठेकेदारों को चोट लग रही है कि मुझे ठेका इस रोड का ठेका मुझे क्यों नहीं मिला। अगर इस रोड का ठेका इनको मिल गया तो हमको तकलीफ हो गई। बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं, इनके जो ठेकेदार लोग हैं वो इन्हें समय पर बरगलाते हैं। 5 साल इनकी पूछ लेने वाले कोई नहीं होते हैं। चुनाव के समय इनके जो ठेकेदार होते हैं वो अलग अलग जगह से मौलाना के रूप में, आलिम के रूप में आते हैं और इन्हें बरगलाते हैं। ओबीसी क्या कर रहा है? ओबीसी को मुस्लिम समर्थन नहीं है। अगर होता तो यूपी का वो 50 सीट जीत लेता। अगर उसको मुस्लिम समर्थन होता तो हैदराबाद के सारे सीटें जीत जाता। अगर वो मुस्लिम समर्थन होता तो बिहार में वो 5 सीट में 4 सीट गंवा नहीं देता। उसको मुस्लिम समर्थन नहीं है। दंगों से झुलस चुके भागलपुर में मुस्लिम, यादव और गंगोता जाति की बहुलता है, जबकि वैश्य समुदाय की तादाद भी अच्छी खासी है। हिंदू आबादी 69.9%, जबकि मुस्लिम आबादी 29.1%, ओबीसी 27% है, इनमें 14% सिर्फ यादव, ईबीसी की तादाद 36%, दलित 20% है, अपर कास्ट 16% है और आदिवासी 2%। जाति और धर्म की सियासत के बीच इस बार भागलपुर में मोदी फैक्टर कितना अहम है वो सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल सीधे कहती है MY समीकरण, और मुसलमान बिल्कुल खुश हैं। ये मानी बात है कि उनके पीछे ज़्यादातर लोग जाते हैं। ये MY समीकरण सिर्फ ये वोट की राजनीति है सर। किसी एम को भी फायदा नहीं हुआ, किसी यादव को भी फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की भी पार्टी ने यहाँ 20 साल तक रूल किया, राहुल गांधी की पार्टी ने भी 70-75 साल रूल किया, तो सबने तो मुसलमानों को ठगा। किसी ने तो मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया, सबने वंचित किया उनको। हमेशा होते थे ना कि जो लोग आते थे बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देना। हमारा मिशन वो नहीं है कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी, हमारा मिशन है कि जो हमें टिकट देगा, जो हमें राजनीति में हिस्सेदारी देगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसको जरूर वोट। मैं क्या मानूं कि ये MY समीकरण चलता रहेगा या यहाँ टूटने वाला है? ये ध्वस्त हो जाएगा, नहीं चलेगा। 3 लोगों के नाम ले रहा हूँ जी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी। आपके पड़ोस में ज़्यादा करीब है, पटना से ज़्यादा करीब बंगाल है। अगर प्रधानमंत्री के लिए इन 3 चेहरों को आपके सामने रखा जाता है तो अल्तमस भाई 1, 2, 3 कैसे देंगे? जो जिसकी चलने का स्टाइल भी हो, जो दूसरे देश के अंदर जब उतरते हैं। बता दीजिए सर, पब्लिक नहीं समझ। नरेंद्र मोदी 1 नंबर पे। 2 नंबर पे? 2 नंबर का कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत के संविधान में 2 नंबर का कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का मुसलमान राम मंदिर बनने से खुश है। एक मसला हल हो गया। जो मसला जो दंगे भागलपुर के लोगों ने राम मंदिर को लेके 89 का दंगा झेला है। मेरा घर, उस घर को जलाया गया है, मेरे समाज के घर को जला दिया गया। तो ये दंगा हम लोगों ने झेला है, वो धर्म के ठेकेदारों ने नहीं झेला। वो दंगा के बाद आकर के कंबल जरूर बांट के चले गए, लेकिन झेले हैं हम, यहाँ के हिंदू मुसलमान झेला है। आज वो चीज़ शांति से है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद की कर्मभूमि रहा भागलपुर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1989 के दंगों के बाद यहां फिर से कभी हाथ छाप पार्टी की वापसी नहीं हो पाई। 1989 से 1996 तक यहां से जनता पार्टी के चुन यादव जीतते रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभाव चंद्र तिवारी ने एंट्री दी, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी के सुबोध राय सांसद बन गए। 2004 में बीजेपी ने वापसी की तो सुशील मोदी जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2006 में उपचुनाव हुआ तो शहनवाज हुसैन जीते और 2014 तक सांसद रहे। 2004 में आरएलडी के शैलेश मंडल सांसद बने तो 2019 में जेडीयू के अजय मंडल। मोदी की पहली लहर में भी बीजेपी जिस भागलपुर में हार गई थी, वहां इस बार मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा समझिए। माहौल क्या है मतदाताओं का? मोदी जी तो कह रहे हैं 370 तो सिर्फ बीजेपी को आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि न्याय यात्रा न्याय दिलवा के छोड़ूंगा। आपको क्या लग रहा है? इन दिनों होता क्या है कि कोई मतदाता खुलता ही नहीं कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अभी महंगाई इस कदर हो गई है कि मत पूछिए। किसी सामान का कल तक जो बेचते थे हम लोग
8 रुपये में आज बेचना पड़ रहा है 11। अभी जो सरकार है केंद्र में, बिहार में, ये काम कैसा कर रहा है? देखिए नीतीश जी तो काम बहुत अच्छा किए, लेकिन उनका जो दल बदलाव जो मामला रहा है उससे उनका कैरेक्टर लूज हुआ है। पलटी मारे वो कहाँ रहे, जनता को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, विकास। इसलिए नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के अंदर जो काम किया है वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। का पलटी मारना ठीक नहीं लगता। मोदी जी तो 10 साल से वहीं बने पड़े हैं, अब वो कैसे लगता है? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, काम जो कर रहे हैं देश के हित में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लोग हैं जो इधर उधर हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको थोड़ा संभालें, ताकि देश में सबका अपना सम्मान है और सबको सम्मान मिलनी चाहिए। मोदी जी कैसा काम? मोदी तो जहाँ तक अपना काम कर रहे हैं, अपने ही सोच समझ के जनता के लिए, युवा के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा कि खराब? नहीं बढ़िया कर रहे हैं। भाई के लिए मजहब एक मुद्दा है। मजहब अपनी जगह पे है, वोट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मजहब मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। विकास का मुद्दा होगा क्या? विकास भी है, गांव समाज का भी है और पढ़ाई लिखाई का भी है, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो वो लेके चल रहे हैं। वो भागलपुर में तो जात धर्म पर वोट पड़ता है, वो सब अपने अपने मन के एक मन कामना है। समीकरण वो सब कोई ऐसी बात नहीं। करते क्या हो तो? हम सेंटरिंग का काम करते हैं। अरे भैया छत तैयार कर देते हो, तो इस बार किसका छत तैयार करना चाह रहे हो? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का? अरे लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। सब पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। सरकार अगर मस्जिद मुद्दे को हटा के मस्जिद मंदिर को आती है तो लाना चाहेंगे, अगर वो लाना अगर उस मुद्दे को लेके आती है तो फिर लाना बेकार है। मतलब आप कह रहे हैं जो बीजेपी की सरकार अभी चल रही है वो अगर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो आप उनके साथ नहीं, उनके साथ विकास की बात करेंगे तो उनके साथ। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जब ततारपुर में लोगों के बीच थे तभी जिक्र उस कॉमन सिविल कोड का हुआ जिसे देश भर में लागू करने की चर्चा हो रही है। अभी बहुत तेज ये मुद्दा है, गर्म है, इसकी बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो एक अच्छा चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो उसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो। सरकार का जो अपना नियम है उसके हिसाब से चले। आपको फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कि भैया ये हमारे मजहबी उस पर कहीं ना, ये तो उन लोगों का काम है जिन्होंने इस पर अपना पॉलिटिक्स खेलना हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिर्फ खाने पकाने की संस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने गरीब बच्चों का शादी कराया, कितने गरीब लड़कों को यूपीएससी का कोचिंग कराया, कितने गरीब मुसलमान बच्चों का वो नीट मेडिकल का तैयारी करवाया, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ मस्जिद मंदिर के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं कोई योगदान नहीं। सर यूसीसी सीए एनआरसी में गलत क्या है? कोई गलती नहीं है। आपसे कागज मांगे जा रहे हैं। सिर्फ मुझसे कहाँ कागज मांगे जा रहे हैं? सीए एनआरसी का मतलब यह है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनका सिर्फ कहाँ मांगा जा रहा है? कागज सभी लोगों से मांगा जा रहा। सवाल है कि आप इंडियन है या नहीं है, इसकी मापदंड देने में आपको क्या दिक्कत है? आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हिस्सेदारी घट रही है, मेरी हिस्सेदारी नहीं है कहीं भी, कहीं भागीदारी भी नहीं है, तो अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो हमारी भागीदारी मिल जाएगी। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो समान नागरिकता समान हो जाएगा। आपको भी 10% मिलेगा, मुझे भी 10% मिलेगा। कहीं अगर 20% है तो मुझे भी 20% मिलेगा। जिस वक्त भागलपुर में लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे थे, मोदी की नीति की तारीफ कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त भागलपुर से करीब 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली के पावर सेंटर में जंग छिड़ी हुई थी। कांग्रेस नेता मोदी सरकार के 10 साल को अन्याय काल बताते हुए ब्लैक पेपर पर सियासी मुहर लगा रहे थे। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो। अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व क्या है? यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया।